हेलो एंड वेलकम टू द ज्ञान गैलेक्सी। क्या आपको पता है हमारे शरीर में दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी ब्लड हमारे शरीर से हार्ट में जाने के बाद वापस शरीर में लौटने से पहले 2 बार हार्ट से होकर गुजरता है। इसे ही दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो आइए समझते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया को कि ब्लड किन भागों से होते हुए, किन मार्गों से होते हुए हमारे शरीर में दौड़ता रहता है। दोस्तों, हम लोग जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं और जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोगों का जो चैप्टर है वो है रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र का जो पहला अध्याय हम लोगों ने पढ़ा था, पहला वीडियो जो हमने डाला था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या है, रुधिर परिसंचरण तंत्र के कार्य क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं और इसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। जिन 3 अंगों के बारे में हम लोग वहाँ पे पढ़े थे, उसमें से जो पहला अंग है वो है हमारा हार्ट, और आज इसी हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हार्ट के कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं, जैसे इसकी स्थिति क्या होती है, इसका आकार क्या होता है और इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। और इसके बाद जो है इसकी आंतरिक संरचना को एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी स्थिति समझते हैं। हमारा जो हार्ट होता है वो हमारे सीने के ठीक बीच में स्थित होता है। सीने में 2 फेफड़े जो होते हैं, उन्हीं फेफड़ों के बीच में एक स्पेस होता है। उस स्पेस का नाम है मेडिस्टिनल स्पेस। उस स्पेस का नाम है मेडिस्टिनल स्पेस। इसी मेडिस्टिनल स्पेस में हमारा हार्ट स्थित रहता है। हमारा हार्ट जो होता है सीने में सीधा लंबवत नहीं होता है, बल्कि तिरछा स्थित होता है, यानी कि इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो पीछे की तरफ झुका होता है और निचला हिस्सा जो होता है वो आगे की तरफ झुका हुआ होता है। यानी कि हार्ट जो है हमारे सीने में तिरछा स्थित होता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं इसकी आकृति के बारे में। हमारा हार्ट जो होता है वो शंक्वाकार होता है। शंक्वाकार मतलब जैसे गाजर होता है शंकु के आकार का, ठीक वैसे ही हमारा हार्ट भी होता है। हालांकि इतना लंबा नहीं होता है। जो हमारा हार्ट होता है हमारी ठीक मुट्ठी के बराबर का होता है, मुट्ठी की तरह होता है और शंक्वाकार होता है। शंक्वाकार मुट्ठी की तरह, शंक्वाकार मुट्ठी के जैसे, जैसे हम लोग बंद मुट्ठी करते हैं ठीक वैसे ही होता है। इसके बाद हम लोगों के हार्ट की जो माप होती है, हार्ट जो होता है वो 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। और जो इसका भार होता है वो 300 ग्राम होता है। लगभग में 300 ग्राम हमारे हार्ट का भार होता है, जिसमें महिलाओं में कुछ कम होता है और पुरुषों में कुछ ज़्यादा भार होता है। इसके बाद जो नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशु में 20 ग्राम हार्ट का भार होता है। 20 ग्राम ये नवजात शिशुओं में होता है, 20 ग्राम। हमारे हार्ट की जो मुख्य विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषताओं में जो सबसे पहली विशेषता है वो है हमारा हार्ट स्पंदनशील होता है। हमारा हार्ट जो होता है स्पंदनशील, स्पंदनशील का मतलब होता है कि यह जो है हमेशा फूलता पचकता रहता है। हमारा हार्ट जो है हमेशा फूलता पचकता रहता है और इसी के वजह से हमारे हार्ट में ब्लड आता है और फिर ब्लड पंप किया जाता है। और दूसरी विशेषता होती है कि ये खोखला होता है। हमारा हार्ट जो होता है अंदर से पूरी तरह खोखला होता है और खोखला होने की वजह से ही अंदर ब्लड आ पाता है और यहाँ से फिर पंप किया जाता है। तो ये एक हमारे हार्ट की कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि हमारा हार्ट का जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है, वह संरचना जो होती है वो कैसी होती है। तो हमारा जो हार्ट होता है उसकी वह संरचना कुछ इस तरह की होती है।
ऐसे होता है, ऊपर का हिस्सा थोड़ा चौड़ा और नीचे का हिस्सा जो होता है थोड़ा सा पतला होता है। ऊपर के हिस्से को हम लोग बेस कहते हैं और नीचे के हिस्से को एपेक्स बोला जाता है। तो जो चौड़ा भाग होता है, इस भाग को इस पतले शंक्वाकार भाग से अलग करने वाली एक सल्कस होती है या एक दीवार होती है, जिसे हम लोग कोरोनरी सल्कस बोलते हैं। एक ऐसी दीवार होती है जिसे हम लोग कोरोनरी सल्कस बोलते हैं। इसका नाम है कोरोनरी सल्कस। यह हमारे हार्ट को दो भागों में बांट देती है। ऊपर का जो हिस्सा हो जाता है ये अलिंद होता है और नीचे का हिस्सा नीलय होता है। इसके बाद जो ये ऊपर का हिस्सा अलिंद है, इसको भी एक सल्कस या एक दीवार बांटती है जिसका नाम है इंटरएट्रियल सल्कस। ये एक दीवार है जो कि हमारे अलिंद को दो भागों में बांटती है। इसका नाम है इंटरएट्रियल सल्कस, जो कि थोड़ी सी कम अस्पष्ट होती है, थोड़ी सी कम स्पष्ट होती है और पूरी तरह से बाहर से दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन जो नीचे वाला जो नीलय होता है, नीलय में भी एक ऐसे ही दीवार पाई जाती है जिसे इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस बोलते हैं और ये थोड़ी सी मोटी और थोड़ी सी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इसे इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस बोला जाता है। तो इस तरह हमारे हार्ट में चार भाग हो जाते हैं, दो अलिंद ऊपर के और दो नीचे के नीलय। जो हमारा हार्ट होता है ये एक थैली से घिरा हुआ होता है, उस थैली का नाम है पेरिकार्डियम। जो हार्ट होता है हमारा वो एक थैली से घिरा हुआ होता है जिसे हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। वो पेरिकार्डियम इस तरह का होता है, चारों ओर से हमारे हार्ट के चारों ओर से ये हार्ट को घेरे रखता है और इसका नाम है पेरिकार्डियम। इसका नाम है पेरिकार्डियम। इस पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में जो स्पेस बन रहा है, यहाँ पे एक द्रव पाया जाता है। यहाँ पे एक द्रव पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। इस द्रव को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड, इस फ्लूइड का भी कुछ काम है। पेरिकार्डियल फ्लूइड का भी कुछ काम है और उसका जो मुख्य और विशेष जो काम है उसको हम लोग यहाँ पे पॉइंट वाइज देख लेते हैं। पहला इसका जो काम है वो ये है कि ये हमारे हार्ट को नम बनाए रखता है, हमारे हार्ट को नम या गीला बनाए रखता है। इसके वजह से ये हमारा हार्ट जो होता है हमेशा बाहर से गीला रहता है और ऊपर से ये चिपकता नहीं है। दूसरी चीज़ कि हमारा हार्ट जो होता है, हमारे हार्ट को ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है वो बाहरी चोटों से सुरक्षा करता है, चोटों से बचाता है, चोटों से बचाता है ये हमारे हार्ट को। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड का ही कार्य है कि हमारे हार्ट को चोटों से बचाता है। इसके बाद इसका जो तीसरा कार्य होता है वो तीसरा कार्य ये है कि ये हमारे हार्ट को फूलने की सुविधा प्रदान करता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है हमारे हार्ट को फूलने की सुविधा प्रदान करता है और ज़्यादा फूलने से रोकता भी है, फूलने की सुविधा देता है, फूलने की सुविधा और ज़्यादा फूलने से भी रोकता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट और मुख्य कार्य हैं हमारे पेरिकार्डियल फ्लूइड के, जिसके वजह से हमारा हार्ट नम बना रहता है, बाहरी चोट से इसको सुरक्षा मिलती है और किसी तरह का चोट नहीं लग पाता है और इसको फूलने की सुविधा भी मिल जाती है और ज़्यादा फूलने से इसको रोक भी देता है। तो ये रहे हमारे हार्ट की जो बेसिक जानकारी है वो, और फिर बाहरी जो इसका वाह्य संरचना है वो। इसके बाद हम लोग हार्ट के दीवार के बारे में भी जान जाते हैं। तो जो हमारे हार्ट की दीवार होती है वो उसमें 3 लेयर होते हैं, लेकिन जो मुख्य लेयर होती है और जो बीच में लेयर पाई जाती है उसका नाम है मायोकार्डियम। बीच का जो लेयर होता है उसका नाम है मायोकार्डियम। ये मायोकार्डियम जो होता है कार्डिक मसल्स का बना हुआ होता है, कार्डिक मसल्स का, कार्डिक मसल्स। तो जो ये कार्डिक मसल्स होती है
बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। अक्सर परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछता है कि हमारे हार्ट की दीवार या हृदय की दीवार किस चीज़ की बनी होती है या किस मसल्स की बनी होती है। तो हम लोगों के हार्ट की जो दीवार होती है वो कार्डिक मसल की बनी होती है। आइए समझते हैं अब हृदय की आंतरिक संरचना को और करते हैं हृदय का पोस्टमार्टम। तो जो मानव का हृदय होता है वो 4 चैम्बर वाला होता है, यानी कि मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। तो क्या सभी जीव ऐसे ही होते हैं, यानी कि सभी जीवों में 4 चैम्बर ही पाए जाते हैं? आइए इस चीज़ को भी हम लोग समझ लेते हैं। जो मछली होती है, मछली में 2 चैम्बर पाए जाते हैं। मछलियों के हार्ट में 2 चैम्बर पाए जाते हैं और उभयचरों के हार्ट में 3 चैम्बर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो सरीसृप होते हैं उन सरीसृपों में 3.5 से लेकर 3.25 चैम्बर पाए जाते हैं। और जो पक्षी और सभी तरह के जो स्तनी होते हैं उनमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। पक्षियों में, स्तनियों में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। सरीसृपों में क्रोकोडाइल एक ऐसा सरीसृप होता है जिसके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। बाकी सभी सरीसृपों में सिर्फ 3.5 से लेकर के 3.25 चैम्बर होते हैं। तो 3.5 से 4 चैम्बर कैसे होते हैं, इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम लोगों का जो हार्ट है, ये हार्ट बना हुआ है हम लोगों के शरीर का। हालांकि हार्ट की जो संरचना होती है ठीक ऐसी नहीं होती है। हमने एक रेखा चित्र खींचा है और एक साधारण सिंपल रेखा चित्र खींचा है जिसके माध्यम से हम लोग हार्ट को और इसके साथ जो चारों चैम्बर हैं और उसमें हार्ट का जो आवागमन है, उसमें जो ब्लड का जो आवागमन है, उसको समझने के लिए मैंने इसको एक साधारण रेखा चित्र के माध्यम से खींच लिया और इसी के आधार पे हम लोग इसको समझेंगे। लेकिन जो मछलियों का जो हार्ट होता है, उस मछलियों के हार्ट में 2 चैम्बर पाए जाते हैं। पहले जो ऊपर का ये अलिंद होता है और नीचे का निलय होता है। मछलियों में सिर्फ यही 2 चैम्बर होते हैं, लेकिन उभयचरों में 3 चैम्बर होता है। तो 3 चैम्बर में यहाँ पे एक जो दीवार है ये बन जाती है, यानी कि इंटर एट्रियल सल्कस जो होती है वो बन जाती है, जिसके वजह से इनमें 3 चैम्बर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं, 1, 2 और 3। लेकिन जो सरीसृप होते हैं, सरीसृपों में 3.5 से 3.25 चैम्बर इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें जो इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस जो होता है, यानी कि ए वाली जो दीवार होती है यहाँ तक ही बनी होती है, पूरी दीवार इसमें आके टच नहीं होती है। इसके वजह से इनका जो हार्ट होता है 3 चैम्बर का ही अक्सर माना जाता है। यानी कि जो इसकी संरचना होती है, सरीसृपों के हार्ट में 3 चैम्बर पाए जाते हैं। पहला एक चैम्बर ए, दूसरा ए और तीसरा चैम्बर ए, जो कि चूँकि ये जो चैम्बर है यहाँ से पूरा इससे जुड़ा हुआ नहीं है, इसके वजह से ये एक चैम्बर माना जाता है। इसमें कहा जाता है कि जो इसका संरचना होता है, सरीसृपों के हार्ट का जो संरचना होता है, संरचना के आधार पर देखा जाए तो उसके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, लेकिन कार्य की दृष्टि से उसमें 4 चैम्बर होते हैं। तो कार्य की दृष्टि से उसमें 4 चैम्बर माने जाते हैं। तो आखिर में कैसे कार्य की दृष्टि से में 4 चैम्बर होते हैं उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम लोगों का जो हार्ट होता है इसमें 4 चैम्बर हैं पूरी तरह और पूरी कार्य के हिसाब से भी हैं। जैसे ब्लड यहाँ से आता है, इस वाल से होते हुए इधर से निकल जाता है, और फिर यहाँ से ब्लड आता है तो इससे होते हुए इस वाल को पार करके इस रास्ते से इधर निकल जाता है। लेकिन जो सरीसृपों में होता है, सरीसृपों में ये रास्ता खुला हुआ होता है। यहाँ से ये जो हम लोगों की दीवार पूरी स्पष्ट रूप से है, यहाँ पे उन लोगों की दीवार पाई नहीं जाती है। तो ब्लड यहाँ से अगर आए तो इधर भी जा सकता है, लेकिन वो इधर जाता नहीं है। इसके वजह से कहा जाता है कि इसमें जो 4 चैम्बर के गुण हैं पूरी तरह से पाए जाते हैं, क्योंकि इधर का ब्लड जो इसमें मिक्स नहीं होता है, और जो इधर गंदा ब्लड या फिर अशुद्ध रक्त जो होता है वो इस हिस्से से बहते हुए इधर निकल जाता है, और जो शुद्ध रक्त होता है वो यहाँ से निकल के इधर चला जाता है। तो कार्य की दृष्टि से तो सरीसृपों में 4 चैम्बर है, लेकिन जो संरचना है, संरचना की दृष्टि से 4 चैम्बर नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सरीसृपों में जो हार्ट होता है आंशिक 4 चैम्बर का होता है। अब हम लोग समझते हैं मानव के हार्ट को। मानव के हार्ट को पूरी अच्छी तरह एक रेखा चित्र के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। मैंने पहले ये रेखा चित्र इसलिए खींच दिया है ताकि समय की बचत हो सके।
और इस रेखा चित्र के माध्यम से हम लोग पूरी तरह से ब्लड का जो आवागमन है किन किन अंगों से होते हुए किधर से किधर को जाता है ब्लड, उस चीज़ को हम लोग इस रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले ये है एक व्यक्ति जिसका नाम है मिस्टर XYZ। ये इनका जो हार्ट है इसको यहाँ से निकाल करके मैंने यहाँ पे रख दिया है, और जो इसके फेफड़े हैं इसके फेफड़े को हमने यहाँ पे रख दिया है। तो ये हैं इसके फेफड़े, फेफड़े यानी कि लंग्स जिसको बोलते हैं, यानी कि फेफड़े, ये दोनों इसके फेफड़े हैं, और ये है इसका हार्ट। मानव का जो शरीर होता है तो मानव के शरीर में बहुत सारी रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। उस रुधिर वाहिनियों में कुछ रुधिर वाहिनियाँ जिसमें ब्लड अशुद्ध बहता है वो सिराएं होती हैं, और कुछ जो होता है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है वो धमनियाँ होती हैं। तो हम लोग थोड़ा सा अंतर धमनी और सिराओं में भी समझ लेते हैं। तो जो धमनी जो सिरा होती है, सिरा का जो काम होता है वो हार्ट में ब्लड को ले जाने का काम करती है। जैसे जो भी सिरा होती है ब्लड को हार्ट में ले जाती है। सिरा का काम यही होता है कि ब्लड को हार्ट में ले जाएगी। ये मान लीजिए कि हार्ट है, तो हार्ट में ब्लड को ले जाने का कार्य करती है, और हार्ट से ब्लड को जो बाहर लेके जाती है या फिर अंगों में लेके जाती है पूरे शरीर में, वो होती है धमनी। धमनी यानी कि इसको आर्टरी बोलते हैं और इसको वेन बोलते हैं। तो सिरा का जो मेन कार्य होता है वो यही होता है कि ये ब्लड को शरीर के अंगों से लेकर के हार्ट में जाए, और धमनी का जो मेन कार्य होता है वो यह होता है कि वो हार्ट से ब्लड को लेकर के पूरे शरीर में वितरित करे या शरीर के अंगों में पहुंचाए। तो यहाँ पे हमने कुछ धमनी और कुछ सिराओं को बनाया है। जैसे यहाँ पे दो सिराएं हैं, एक सिरा ये जो ऊपर वाली सिरा है इसे बोलते हैं सुपीरियर वेना कोवा, इसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेना कोवा यानी कि अग्र महाशिरा, और ये होती है इन्फीरियर वेना कोवा, इन्फीरियर वेना कोवा जिसको कि पश्च महाशिरा बोलते हैं। पश्च महाशिरा जो होती है ये हमारे शरीर के जो लोअर पार्ट्स होते हैं, लोअर पार्ट से ब्लड को ले करके हमारे हार्ट में पहुंचाती है, और जो सुपीरियर वेना कोवा होती है ये ब्लड को हमारे अपर पार्ट से ले करके हमारे हार्ट में पहुंचाती है। तो इन दोनों सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, और अशुद्ध रक्त जो है पूरे बॉडी से इन्हीं दो मेन सिराएं हैं जो मोटी सिराएं होती हैं, और इनके माध्यम से हमारे शरीर का पूरा ब्लड जो है हमारे दाहिने आलिंद में आ जाता है। ये है हमारा राइट एट्रियम यानी कि दायां आलिंद इसको बोलते हैं। ये दायां आलिंद है, ये दायां निलय है, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। ये दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद है ये यानी कि लेफ्ट एट्रियम, और ये है बायां वेंट्रिकल यानी कि बायां निलय। तो हमारे शरीर का पूरा ब्लड जो होता है सबसे पहले हमारे दाहिने आलिंद में आता है। यहाँ पे जो मैंने दो वेन्स को दिखाया है, दो सिराएं जो हैं, इसमें जो सबसे लंबी सिरा होती है वो होती है इन्फीरियर वेना कोवा यानी कि पश्च महाशिरा जो होती है हमारे शरीर की सबसे लंबी सिरा होती है। इन दो सिराओं के माध्यम से हमारे शरीर में ब्लड आता है, हमारे हार्ट में ब्लड आता है, और ब्लड के जो ये ऊपर का जो अलिंद होता है, इस अलिंद का जो दाहिना हिस्सा होता है, इस दाहिने हिस्से में ब्लड सबसे पहले आता है। यहाँ से ब्लड गुजरता है इस वाल से। ये एक वाल है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल, ट्राइकस्पिड वाल। वाल क्या होता है सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो वाल से हम लोग बचपन से ही परिचित हैं। जब हम लोग साइकिल चलाना सीख रहे थे उसी समय से हम लोग वाल से परिचित हैं। वाल का काम ये होता है कि वो एक तरफ से रास्ता देता है, यानी कि जब हम लोग साइकिल के टायर में हवा भरते थे तो ऊपर से हवा जब भरने को तो भर देते थे, लेकिन भीतर से फिर वो हवा बाहर नहीं निकल पाती थी उस वाल के माध्यम से। उस वाल में यही विशेषता होती है कि वो एक तरफ से जाने का रास्ता देता है। या कोई भी ऐसा सिस्टम हो, अगर वहाँ से जाने का सिर्फ एक रास्ता हो फिर वापस आने का कोई रास्ता ना हो, उस सिस्टम को हम लोग वाल कह सकते हैं। तो ये हमारे शरीर में एक वाल होता है
जो ब्लड को अलिंद से नीले में भेजता है, लेकिन नीले से फिर वापस अलिंद में नहीं जा पाता है। तो इस वाल का नाम है ट्राइकस्पिड वाल। इस ट्राइकस्पिड वाल के माध्यम से हमारा ब्लड जो होता है हमारे दाहिने नीले में आता है, और दाहिने नीले से फिर ब्लड जो होता है ये यहाँ पे भी एक वाल होती है, इस वाल को पार करता है और फिर यहाँ से फेफड़े में जाता है। तो यहाँ पे जो एक वाल है इसका जो नाम है सेमी लूनर वाल। इस वाल का नाम है सेमी लूनर वाल। तो हमारे शरीर में कुल 4 वाल पाए जाते हैं। देखिए एक वाल यहाँ पे है, एक वाल यहाँ है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। हमारे हार्ट में 4 वाल पाए जाते हैं, और 4 वाल में से जो ये ऊपर के हमारे अलिंद और नीले के बीच में जो वाल लगे हुए हैं, इसको दाहिने अलिंद और दाहिने नीले के बीच का जो वाल होता है उसको ट्राइकस्पिड वाल कहते हैं, और जो बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच का जो वाल होता है इसको बाइकस्पिड वाल कहते हैं। बाई और ट्राई, बाई का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राइकस्पिड। तो 2 और 3 का मतलब क्या है? देखिए इसमें जो कपाट होते हैं वो 3 होते हैं, इसीलिए इसको ट्राइकस्पिड वाल कहते हैं, और इसमें जो कपाट होते हैं वो 2 होते हैं। कपाट का मतलब होता है कि जैसे दरवाजे के पल्ले होते हैं, ठीक वैसे ही पल्ले यहाँ पे भी होते हैं हमारे हार्ट के वाल में। तो यहाँ पे 3 पल्ले होते हैं इसलिए इसको ट्राइकस्पिड, और यहाँ पे 2 पल्ले होते हैं इसलिए इसको बाइकस्पिड वाल बोलते हैं। इसको मिट्रल वाल भी बोलते हैं। मिट्रल वाल जो बाएं साइड में होता है उसको मिट्रल वाल भी बोला जाता है। हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का जो वाल होता है उसको मिट्रल वाल भी बोला जाता है। तो ये 4 वाल होते हैं, 2 वाल यहाँ पे और जो 2 वाल यहाँ पे होते हैं, इन दोनों का नाम सेमी लूनर वाल ही है। इसका नाम भी सेमी लूनर वाल है और इसका नाम भी सेमी लूनर वाल है, लेकिन इसको थोड़ा अलग किस हिसाब से हम लोग जानेंगे। वो इसका नाम जो होता है इन धमनियों के आधार पर रखा जाता है। इन धमनियों के आधार पे इसका नाम रख दिया गया है। जैसे ये जो धमनी है इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी धमनी या पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी एओर्टा। ये है पल्मोनरी एओर्टा, इसको फुफ्फुस धमनी भी बोलते हैं। और ये जो धमनी है जो ब्लड को लेके हमारे शरीर के अंगों तक जाती है इसको बोलते हैं सिस्टेमिक एओर्टा। ये है सिस्टेमिक एओर्टा। सिस्टेमिक एओर्टा जो होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। ये हमारे बाएं नीले से ब्लड को लेकर के आती है और पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है। तो एक वाल यहाँ पे, एक वहाँ पे, 2 वाले और 2 वाल यहाँ पे। तो इन दोनों का जो नाम है, इन दोनों का नाम जो है इन्हीं धमनियों के आधार पर रखा गया है। कहते तो दोनों को सेमी लूनर वाल ही हैं, लेकिन इस वाल का नाम है इस एओर्टा के नाम पे। जैसे सेमी लूनर वाल ऑफ पल्मोनरी एओर्टा, इसका पूरा नाम है पल्मोनरी एओर्टा, सेमी लूनर वाल ऑफ पल्मोनरी एओर्टा। और इसका नाम है सेमी लूनर वाल ऑफ सिस्टेमिक एओर्टा। तो 4 वाल हो गए। अब जो है हम लोग समझते हैं कि हम लोगों के हार्ट का जो ये वेंट्रिकल वाला हिस्सा है, वेंट्रिकल वाले हिस्से में ये जो आकृति बनाई गई है ये आकृति कैसी है और इनका क्या काम है। तो ये जो आकृति है, ये जो उबड़ खाबड़ की आकृति है, हमारे सिर्फ नीले में ही ये पाया जाता है, हमारे अलिंद में ये हिस्सा नहीं पाया जाता है। यानी कि हम लोगों के अलिंद का जो आंतरिक सतह जो होती है वो एकदम सपाट होती है या एकदम बराबर होती है,
और जो ये नीलय होता है, नीलय की जो आकृति होती है आंतरिक सतह की थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ होती है। तो जो ये थोड़ा हल्का फुल्का जो निकला हुआ भाग है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेबिकुलिक कार्नी। ट्रेबिकुलिक कार्नी। और जो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, जैसे ए वाला हिस्सा ए वाला हिस्सा, तो इसको बोलते हैं हम लोग पैपिलरी मसल्स। जैसे ए है, इसको हम लोग बोलेंगे पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स, ये है पैपिलरी मसल्स। इन मसल्स से एक कंडरा निकली हुई होती हैं और सभी कंडराएं जो है आकर के इस वाल से जुड़ी हुई होती हैं। सारे जो पैपिली मसल्स होती हैं सभी से एक कंडराएं निकलती हैं यहाँ, यानी कि बाएं हिस्से में भी और दाएं हिस्से में भी, इन दोनों जगह से कंडराएं निकल करके इस वाल से जा करके जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ पे एक संरचना बनाया गया है, ये है हमारे हार्ट का पेस मेकर। इसको एस-ए नोड भी बोलते हैं, एस-ए नोड या पेस मेकर या गति निर्धारक इसको बोला जाता है। ये हमारे हार्ट का हार्ट होता है, यानी कि हमारे हृदय का हृदय इसको कहा जाता है। ये जब धड़कता है तभी हमारा पूरा हार्ट जो है धड़कता है। इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल से। इसके बाद यहाँ पे एक थोड़ी सी छोटी सी संरचना है ये वाली, तो ये एक रुधिर वाहिनी होती है जिसको कोरोनरी साइनस बोलते हैं। और कोरोनरी साइनस का काम ये होता है कि हमारे हार्ट की दीवार से जो अशुद्ध ब्लड होता है उस अशुद्ध ब्लड को ले आकर के इस हिस्से में छोड़ देती है, यानी कि दाहिने अलिंद में छोड़ देती है। यानी कि हमारे शरीर से या फिर हमारे हार्ट से जितना भी ब्लड जो गंदा होता है या फिर जो अशुद्ध ब्लड होता है, वो पूरा अशुद्ध ब्लड सबसे पहले इसी हिस्से में आके छोड़ा जाएगा, यानी कि हमारे राइट अलिंद में ही आके छोड़ा जाएगा। राइट एट्रियम जिसको बोलते हैं, इसी में सबसे पहले पूरा अशुद्ध रक्त आता है, इसी पोर्शन में। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि इस पूरी संरचना में जो हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड कहाँ से और किस तरह से किन अंगों से होते हुए गुजरता है। तो सबसे पहले हमारे पूरे शरीर से ब्लड आता है इन दो वेन्स के माध्यम से, जिसको सुपीरियर वेना कोवा और इन्फीरियर वेना कोवा कहते हैं। इसके माध्यम से हमारे दाहिने अलिंद में आता है। दाहिने अलिंद से ब्लड आता है दाहिने नीलय में, और दाहिने नीलय में से ब्लड आता है इस सेमिलूनर वाल को पार करके पल्मोनरी एओर्टा के माध्यम से यहाँ पे हमारे लंग्स में। तो पल्मोनरी एओर्टा एक ऐसी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, बाकी सभी धमनियों में सिर्फ शुद्ध रक्त बहता है। जैसे ये जो मेन धमनी है हम लोगों के शरीर की, जो सबसे बड़ी होती है, जिसको सिस्टेमिक एओर्टा बोलते हैं, इसमें शुद्ध रक्त बहता है और ये हमारे शरीर के पूरे हिस्सों में ब्लड पहुंचाती है। यहाँ भी छोटी छोटी धमनियाँ हैं जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक यही ऐसी धमनी है जिसमें कि अशुद्ध रक्त बहता है। इस अशुद्ध रक्त को जब ये धमनी लेके जाती है फेफड़ों में, तो फेफड़ों में हमारा रक्त शुद्ध हो जाता है, यानी कि हमारे फेफड़ों में हमारा रक्त शुद्ध हो जाता है, यानी कि हमारे रक्त में जो CO2 होता है वो निकल करके फेफड़े से होते हुए सांस के माध्यम से बाहर चला जाता है, और जो ऑक्सीजन वाला जो हवा आती है हमारे फेफड़ों में, उन ऑक्सीजन को हमारा ब्लड जो है ले लेता है, और उस ऑक्सीजन को लेने के बाद ब्लड जो होता है शुद्ध हो जाता है। यानी कि जब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो उस रक्त को, उस रुधिर को शुद्ध रुधिर बोला जाता है। अब यहाँ से जो रुधिर बहता है ये शुद्ध बहता है। देखिए ये है एक सिरा का काम है कि ब्लड को लेकर के हार्ट में जाए। तो ये एक सिरा है, इस सिरा का नाम है पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी वेन्स, इसका नाम है पल्मोनरी वेन्स या
फुफ्फुस सिरा, इसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। ये एक सिरा का अपवाद है, एक अपवाद है सिरा का। सभी सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक ऐसी सिरा होती है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। और ये अपवाद है धमनी का, क्योंकि सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इस पल्मोनरी धमनी में जो होता है अशुद्ध रक्त बहता है। इसके बाद ब्लड जब इस फेफड़े को पार करके आता है इस पल्मोनरी वेन के माध्यम से, तो वो आता है हमारे बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में ब्लड आता है और बाएं अलिंद से इस वाल को पार करके, इसे बाइकास्पिड वाल कहते हैं, इस वाल को पार करके हमारे बाएं नीले में आता है। फिर बाएं नीले से ये सेमीलूनर वाल ऑफ सिस्टेमिक एओर्टा को पार करने के बाद इस सिस्टेमिक एओर्टा से होते हुए हमारे पूरे शरीर में चला जाता है और सभी अंगों को, हमारे शरीर के सभी अंगों को ब्लड, शुद्ध ब्लड प्राप्त होता है। ये पूरी कार्यकी रही हमारे हार्ट की। और इसमें हम लोगों ने जाना कि ब्लड जो होता है सबसे पहले हार्ट के किस हिस्से में आता है और हार्ट के किस हिस्से से ब्लड जो है पूरे शरीर में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो दो हिस्से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला जो होता है दाहिना अलिंद, जिसमें ब्लड आता है, और इसके बाद जो बायां नीले है, इस बाएं नीले से पूरे शरीर में हार्ट को पंप, पूरे शरीर में ब्लड को पंप कर दिया जाता है। तो ये पूरी कार्यकी रही हमारे हार्ट की। हमारे हिसाब से ये पूरा लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा और जो हमने इसमें बताया है वो पूरा आपके दिमाग में, माइंड में छप गया होगा। और ये चीज़ें जो है कभी भूलने वाली नहीं है। कभी भी आप इस चीज़ को, इस स्ट्रक्चर को और इस रेखा चित्र को आप नहीं भूल सकते।